प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 समिट में शामिल होने के लिए इटली रवाना होंगे। नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के इकलौते ऐसे लीडर हैं जो G7 समिट में एक चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2024 में मिली जीत के बाद नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में सीनियरिटी के लिहाज से सबसे ऊपर हैं और जब मोदी इटली पहुंचेंगे तो डेमोक्रेसी में लगातार 3 बार जीतकर आने का मतलब क्या होता है, ये विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इटली जाने से पहले नरेंद्र मोदी ने डोमेस्टिक लेवल पर कौन सा नया मिशन पूरा कर लिया है, इस रिपोर्ट से समझिए। 74 साल में पहली बार उस इलाके में कमल खिला है, उस इलाके में बीजेपी का सीएम बना है, मोदी की मौजूदगी में बना है, जिसे बीजेपी के लिए सियासी भाषा में मुश्किल जमीन कहा जाता था। 24 साल से जिस ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार थी, जहां बीजेडी हावी थी, अब उस बीजेडी को बीजेपी ने रिप्लेस कर लिया है। वहां अब एक आदिवासी नेता मोहन चरण मांझी को मोदी ने राज्य का सीएम बनाया है। बीजेपी के पॉलिटिकल इतिहास में किसी राज्य की बंजर सियासी जमीन पर सिंचाई करके अगर मोदी ने जीत की फसल उगाई है तो वो राज्य है ओडिशा। पूर्वी राज्यों की लिस्ट निकाल लीजिए। मोदी की पार्टी बिहार में है, झारखंड में है, बंगाल में है, ओडिशा में भी है, लेकिन झारखंड को छोड़कर इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी कभी अपनी खुद की सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो नॉर्थ इंडिया के आगे, खासकर यूपी के आगे पूरब में ओडिशा जैसे राज्य में सरकार बनाने की दिशा में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाई। लेकिन 24 में मोदी ने यह ट्रेंड तोड़ दिया। बीजेपी ने न सिर्फ ओडिशा में अपना डेब्यू किया, बल्कि मोदी को पहली बार ओडिशा से मैक्सिमम लोकसभा सीटें भी मिली। 24 के चुनावी नतीजों में अगर ओडिशा न होता तो बीजेपी 240 से 20 सीट कम होती। डेटा देख लीजिए। 2019 में 38% के स्ट्राइक रेट से ओडिशा की 8 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 95% के स्ट्राइक रेट से 20 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसी तरह 2019 में ओडिशा विधानसभा में 15% के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 23 सीट जीतने वाली बीजेपी 2024 में 53% के स्ट्राइक रेट से 78 सीटें जीतने में कामयाब रही। यह वही ओडिशा है जहां पिछली बार बीजेपी 81 सीटों पर रनर अप थी, क्योंकि सामने बीजू जनता दल जैसे मजबूत क्षेत्रीय दल की चुनौती थी। यह वही ओडिशा है जहां कांग्रेस के 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे। पिछले 24 साल से ओडिशा में बीजेडी जैसी रीजनल पार्टी का दबदबा था। मोदी ने अब की बार वहां सेंध लगाई है। अपनी पार्टी को ओडिशा के विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में मैक्सिमम सीटें जिताई हैं। श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करूअछि जे जो एक हिंदी भाषी राज्य नहीं है, उस राज्य की कमान मोदी ने एक आदिवासी को पकड़ाई है। उड़ीसा की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी पर, श्री नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है और पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में सरकार बना रही। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 100 दिन में काम किया, उसका असर भी जरूर उड़ीसा में पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करती है। पहली बार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जो मोहन मांझी जो 4 बार के विधायक हैं, उन्हें यानी यहाँ के दल का नेता और मुख्यमंत्री चुना है, इसलिए भी उनका मैं गोवा के प्रदेश की तरफ से और पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यकर्ता की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार जिस तरह से विकास पूरे देश में यानी डबल इंजन के सरकार का विकास हो रहा है, उसी तरह से अभी यानी पूरी का विकास, ओडिशा का विकास यानी बड़े डबल इंजन के साथ यानी डबल गति के साथ होगा। ये मैं विशेष रूप से यानी ओडिशा वासियों, ओडिशा की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मोदी जी को यहाँ पे डबल इंजन सरकार बनाने का मौका मिला है। और ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। जो लोग मोदी की 240 सीट में भी बीजेपी की हार और अपनी जीत ढूंढ रहे हैं,
उन लोगों को मोदी के बढ़ते हुए फुटप्रिंट का रत्ती भर अंदाजा तक नहीं है। ये मोदी 3.0 में बीजेपी की फुल स्पीड वाला एक्सपेंशन है, जो मोदी के दुश्मनों को बहुत टेंशन देने वाला है। और इस टेंशन की वजह कोस्टल राज्यों में बीजेपी का बढ़ता ग्राफ है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये वो 9 राज्य हैं जो इंडियन कोस्ट लाइन को टच करते हैं। मोदी ने इन सभी राज्यों में अपने फुटप्रिंट कैसे एस्टैब्लिश किए, ये समझने से पहले 24 में इन राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस देखिए। कोस्टल स्टेट नंबर 1 गुजरात में 25, कोस्टल स्टेट नंबर 2 महाराष्ट्र में 9, कोस्टल स्टेट नंबर 3 गोवा में 1, कोस्टल स्टेट नंबर 4 कर्नाटक में 17, कोस्टल स्टेट नंबर 5 केरल में 1, तमिलनाडु में 0, आंध्र में 3, ओडिशा में 20 और बंगाल में 12 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। इंडियन कोस्टलाइन को टच करते इन सभी 9 राज्यों में कुल 251 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 35% के स्ट्राइक रेट से 88 सीटें जीती हैं। 9 कोस्टल स्टेट्स की 251 सीटों में से सिर्फ 88 सीटें, नंबर देखने में कम लग रहा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों में मोदी की सीटें घटी हैं, लेकिन बाकी राज्यों में मोदी ने जो गेन किया है, असली कैलकुलेशन उसी में है। हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री के बहुत बहुत विश्वास था और ओडिशा का जनता में बीजेपी पर बहुत भरोसा था, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी चल रहा था बीजेडी के ऊपर, और एक था जो अलग एक तमिल शासन, उसके बदले में आज हमको यही ऐतिहासिक जीत मिले। अगर बहुत बड़ा कद होता नवीन बाबू का, तो आज वो शपथ समारोह में वो शपथ लेते। उनका जो 24 साल का जो यहाँ पे शासन था, वो तो खुद नहीं कर रहे थे, दूसरों करवा रहे थे उनको। तो अभी ओडिशा का लोग जान गए, आज देश भर में, सारा भारत वर्ष में मोदी गारंटी का जादू चला है, और वो मोदी गारंटी के जादू में विश्वास करके आज बहुमत एक भारतीय जनता पार्टी को ओडिशा में पहली बार ये आज शासन करने का शासन का भार मिला है। मोदी जी पे सब पे भरोसा है, मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। जितना भ्रम भी फैला है बीजेडी वाले लोग, सब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर सोशल मीडिया में जो ओडिशा अस्मिता का बात आया, उसको पकड़ के लोग वोट दिए हैं सब। आपको याद होगा 24 के चुनावी प्रचार में राहुल गांधी और उनकी पार्टी एक नारा जोर जोर से लगाया करती थी, कहती थी बीजेपी नॉर्थ में हाफ, साउथ में साफ। चुनाव खत्म हो गया, नतीजा भी आ गया, मोदी की सरकार बन गई, लेकिन मोदी के विरोधी अभी भी उसी पुरानी कहानी पर अटके हैं। राहुल अभी भी संविधान की कॉपी लेकर जगह जगह घूम रहे हैं। वायनाड पहुंचते हैं तो मोदी को टारगेट करने के लिए संविधान की कॉपी को अपने सिर पर मारने लगते हैं। बोलना शुरू करते हैं तो एक से बढ़कर एक झूठ अभी भी बोल रहे हैं। मोदी ने कभी नहीं कहा कि वो केरल में आके मलयालम खत्म कर देंगे। मोदी ने कभी नहीं कहा कि वो तमिल लोगों को तमिल नहीं बोलने देंगे, लेकिन राहुल इस वक्त भी पब्लिक के बीच जाकर यही फेक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। This was gone, then somebody can come to Kerala and say, we do not want you to speak Malayalam. We do not want you to have dosa for breakfast. And the fight in this election was about the Constitution. The Prime Minister and Mr. Amit Shah, who said no, if we want the people of Kerala to speak Hindi, then the people of Kerala will speak Hindi. If we want the Tamils to not to speak Tamil, then the people of Tamil Nadu will not speak Tamil. And the people of Kerala, the people of Uttar Pradesh, they showed the Prime Minister, people of all other states showed the Prime Minister that you cannot dictate to the people of India what we want. After the election, you saw the Prime Minister doing this to the Constitution. You know, you saw in the election, first the Prime Minister said 400 par. After that,
400 par disappeared and 300 par came. After that 300 par disappeared. The truth is the Prime Minister barely escaped in Varanasi. And he would have been defeated himself in Varanasi. The BJP was defeated in Ayodhya. लेकिन जिन राहुल को लगता है कि मोदी साउथ में कहीं नहीं है, वो आज जरा मोदी और नायडू की सबसे ट्रेंडिंग तस्वीर देख लें। देश के पीएम और आंध्र के सीएम की पार्टनरशिप नोट कर लें। अगर उससे मन न भरे तो मोदी और पवन कल्याण का यह फ्रेम देख लें। पवन कल्याण की पीठ पर मोदी की इस थपथपाहट में साउथ की बदलती सियासत की आहट है। राहुल ने बुधवार को मोदी को टारगेट करने के लिए वायनाड में कहा कि 21वीं शताब्दी विजुअल मीडियम की शताब्दी है, जिसमें तस्वीरों का अहम रोल है, और इसी के बाद उन्होंने संविधान की इस कॉपी को अपने सिर पर मारना शुरू कर दिया। तो आज राहुल को और मोदी के हर विरोधी को साउथ की सबसे पावरफुल, सबसे इंपैक्टफुल तस्वीर भी देख लेनी चाहिए, जब पवन कल्याण मोदी के कान में कुछ कहते हैं, मंच के दूसरी ओर जाने का इशारा करते हैं। इसके बाद मोदी खुद उनका हाथ पकड़कर उन्हें उनके भाई चिरंजीवी के पास ले जाते हैं, और फिर जो फ्रेम कैमरे में कैप्चर होता है वो बताता है कि साउथ में मोदी साफ नहीं, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हुए हैं, और अब साउथ मोदी की ओर देख रहा है, मोदी मोदी कर रहा है। बीजेपी देश के तटीय इलाकों में कैसे मजबूत हो गई, सीट और वोट शेयर में कैसे बढ़ गई। जो लोग ये कहते हैं कि 24 में तो मोदी की सीटें घट गईं, वोट घट गया, आज उन्हें साउथ में नरेंद्र मोदी के बढ़ते फुटप्रिंट को भी ध्यान से देखना चाहिए। यह मोदी का एक ऐसा बढ़ता हुआ कदम है जो आने वाले समय में विरोधियों का दम निकालने के लिए काफी है। 2004 में आंध्र प्रदेश में बीजेपी 0 पर थी, 2009 में भी 0 पर थी, 2014 में खाता खुला, बीजेपी 2 सीट ले आई, 2019 में फिर से 0 हो गई, मगर अब की बार 2024 में बीजेपी 3 सीट जीत गई। एनडीए अलायंस को आंध्र की 25 लोकसभा सीटों में से कुल 21 सीटें मिल गईं। इसी तरह आंध्र प्रदेश विधानसभा में 2019 में बीजेपी कहीं नहीं थी, 0 पर थी, अब वही बीजेपी 2024 में 8 विधानसभा सीटें जीत गई। 175 सीटों वाली असेंबली में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी का एनडीए अलायंस 93% स्ट्राइक रेट से 164 सीटों पर पहुंच गया। एक उनकी हिस्टोरिकल विक्ट्री है, क्लीन स्वीप उन्होंने इस चुनाव में किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी, गृह मंत्री जी भी, सभी लोग उपस्थित थे, नड्डा जी थे, और बहुत ही शानदार ये ओथ सेरेमनी जो है वो हुआ है। और निश्चित रूप से एक ये भी बात है कि यहाँ तो आंध्र प्रदेश में चंद्रा बाबू जी और उनके सभी सहयोगी, उन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है, क्लीन स्वीप कर दिया है, और केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसलिए भी उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। ये भी बड़ी बात है हमारे लिए। हम सब एनडीए के सब घटक मेंबर हैं, और हम सब लोग मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए, सब लोग उनका हाथ मजबूत करने के लिए, जैसे शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र से, वैसे आंध्र प्रदेश से चंद्रा बाबू और उनके सभी सहयोगी, इन्होंने भी एक देश के लिए मोदी जी को सपोर्ट किया है। इसलिए मैं चंद्रा बाबू जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। 24 के लोकसभा चुनावों में तटीय राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि 2014 में 9 में से 5 राज्यों में बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई। 2014 में बंगाल से 2, आंध्र से 2, तमिलनाडु से 1, केरल से 0, ओडिशा से 1, यानी इन 5 राज्यों से बीजेपी सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई थी। मगर अब की बार बीजेपी ने इन राज्यों में कुल 36 सीटें हासिल की हैं। इस पैमाने पर देखें तो 2014 से 2024 तक 10 साल में देश के तटीय राज्यों में बीजेपी की सीटों में 500% का इजाफा हुआ है। मोदी की लीडरशिप में हुए 3 लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर भी करीब 17% बढ़ा है। यानी सीट हो या वोट, मोदी ने उस टेरिटरी को अपने पाले में कर लिया है जिसे बीजेपी के लिए किसी जमाने में अननोन टेरिटरी कहा जाता था। मगर अब इन इलाकों में बीजेपी
बड़ी फोर्स बनकर उभरी है, जो आने वाले चुनावों के लिए शुभ संकेत हैं। पब्लिक भी यही कह रही है। नरेंद्र मोदी भी हमको साथ दिएगा, हमका आंध्र प्रदेश तो जरूर बढ़ेगा और डेवलप भी हो जाएगा। 74 ईयर से इसको नायडू, चंद्रबाबू नायडू को ये बुढ़ा आदमी क्या करेगा बोल के असेंबली में जो असेंबली बोलेगा तो एक पवित्र देवस्थल है आंध्रा का, जो उसको भी बहुत ये करा था। अभी देखो वो जो बुढ़ा आदमी 164 मार के दिखाया।